महाराष्ट्र सरकार भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार से पहले गुजरात, उत्तराखंड और असम की सरकार अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड ला चुकी है। वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने भी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ लाने का ऐलान किया है। वहाँ कमेटी तश्कील दी जा चुकी है और अब महाराष्ट्र की हुकूमत ने भी यूसीसी लाने का ऐलान कर दिया है। 7 अफराद पर मुश्तमिल हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी गई है और महाराष्ट्र में असम्बली का जब अगला इजलास होगा तो बिल बाज़ाब्ता पेश किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के लिए ज़्यादा ख़तरा नहीं है, दूसरों के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने के बाद उस स्टेट के मुसलमान शरीयत पर अमल नहीं कर पाते हैं, ख़ासतौर पर निकाह के मामले में, तलाक़ के मामले में, विरासत के मामले में, क्योंकि इन सब में एक अलग कानून बना दिया जाता है और मुसलमान अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करने से महरूम रह जाते हैं। अब महाराष्ट्र में भी यही कानून नाफिज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है। हैरत की बात यह है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं चला रही है, कोई कोशिश नहीं की जा रही है। मुझे लग रहा है कि शायद मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने का इंतज़ार कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों को लगता है कि ये मरकज़ी तंजीम है, तो जब मरकज़ में यूसीसी आएगा उसके बाद तहरीक चलाई जाएगी या इसका विरोध किया जाएगा। अभी स्टेट में आ रहा है तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की या इसको अदालत में चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आप याद रखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से डायरेक्ट मुसलमानों पर असर पड़ता है, उसके अलावा किसी और पर नहीं। हालांकि आदिवासियों का भी कुछ तरीक़ा अलग है। जैसे आदिवासियों में हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है कि एक लड़की के 2 शौहर होते हैं या कई मरतबा 2 बहन होती है, उसका एक शौहर होता है। ये भी इसके ख़िलाफ़ है, इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन उन आदिवासियों को कानून में छूट दे दी जाती है कि आदिवासी कबायली अपने कबायली रस्म व रिवाज पर अमल कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को इजाज़त नहीं दी जाती है। और इसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और दूसरी मुस्लिम तंजीमें सीरियस नहीं ले रही है, इनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं चलाई जा रही है। और मुख्तलिफ़ स्टेट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने का मतलब यह है कि मुसलमान अपने पर्सनल लॉ पर अब अमल नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट की कोई हैसियत नहीं रह गई है, जबकि आइन में मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी दी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करने की। मुसलमानों के तलाक़ का मामला हो, निकाह का मामला हो, विरासत का मामला हो या जितने मसाइल मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े हैं उनमें इस्लामी कानून के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ही मुसलमान अमल करेंगे, अदालत भी उसी के मुताबिक फ़ैसला करेगी। कई बड़ी बड़ी तहरीक चलाई गई है, लेकिन इन दिनों हमारे रहनुमा और हमारी तंजीमें खामोश है, कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? अगर आपके जहन में कोई जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुमकिन है एक प्रेस रिलीज़ आ जाए किसी तंजीम का, किसी रहनुमा का, कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडम करते हैं। इसके अलावा किसी और बात की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलितों और पुलिस के दरमियान होने वाली झड़प के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है कि 11 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं और 7 दलित एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उधर एसएसपी अवनेश पांडे की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस वैन में उन्होंने रवि गौतम को उन्होंने मारा और उसके बाद फिर पुलिस की सफाई भी सामने आ गई कि एसएसपी ने रवि गौतम को क्यों मारा। हो क्या रहा है मेरठ में और किस वजह से इतनी बड़ी झड़प हो गई, पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, उसकी ज़रा तफसील जानते हैं। मामला है मई का। 15 मई को मेरठ कॉलेज की एक स्टूडेंट ललिता गौतम गायब हो जाती है। उसके 2 दिन बाद यानी 17 मई को उसकी लाश मिलती है। जब उसकी लाश मिली तो घर वालों ने दावा किया, इल्ज़ाम लगाया कि ललिता गौतम जो बीए की स्टूडेंट थी उसका अगवा किया गया, उसको किडनैप किया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसको मार कर फेंक दिया गया। इसलिए उसके कातिलों को, मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। मेरठ पुलिस ने उस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने ललिता गौतम के बॉयफ्रेंड अंकुश को गिरफ्तार कर लिया। उस पर ही इल्ज़ाम लगाया गया कि उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया है। ये मामला मई में हो गया, पुलिस इंक्वायरी करती रही, केस आगे चलता रहा। अब कल की बात है, 8 जुलाई को दलित एक्टिविस्ट
अपनी पहले पंचायत करते हैं, दलितों की महापंचायत होती है, और उसके बाद मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर जाकर ये एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और इनका मुतालबा होता है कि अंकुश की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, बल्कि अंकुश की पूरी फैमिली को, उसके माँ बाप को गिरफ्तार किया जाए। उन सब का हाथ है ललिता गौतम को मारने में, उसको कत्ल करने में। जब ये तमाम लोग कलेक्ट्रेट के पास जमा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये कलेक्ट्रेट के अंदर जाना चाह रहे थे विज्ञापन जमा करने के लिए, तभी कलेक्ट्रेट का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, इनको दाखिल नहीं होने दिया गया। उसके बाद ये तमाम दलित एक्टिविस्ट बाहर बैठ जाते हैं और एहतजाज करने लगते हैं, मेरठ पुलिस के ख़िलाफ़ नारा लगाते हैं, ललिता गौतम के कातिलों को गिरफ़्तार करने का मुतालबा करते हैं। उधर इन तमाम एक्टिविस्ट को कहा जाता है आप यहाँ से जाइए, प्रोटेस्ट मत कीजिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है, अंकुश की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद ही यहाँ पर एक झड़प हो जाती है, क्योंकि बाद में एसएसपी अवनीश पांडे पुलिस फोर्स के साथ आते हैं, उन सबको हटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये भीड़ वायलेंस में तब्दील हो जाती है। अब कहा गया कि इन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, उधर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अब खबर यह है कि 11 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं, और ये दावा खुद मेरठ पुलिस ने किया है। उधर पुलिस अब इन तमाम के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है। 7 को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और 50 के ख़िलाफ़ गैर नामज़द एफ़आईआर दर्ज हुई है। अब जब पुलिस वैन में इन सब लोगों को गिरफ़्तार करके लेकर जा रही थी, तो उसमें रवि गौतम भी था, जो दलित एक्टिविस्ट है। अब एक वीडियो पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि एसएसपी ने रवि गौतम को मारा है, उसको धक्का दिया है, और जैसे ही वीडियो वायरल हुई हंगामा बर्पा हो गया। एसएसपी पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, एसएसपी को बर्खास्त करने का मुतालबा किया कि किस तरह एक दलित एक्टिविस्ट को मारा जा रहा है, एक दलित लड़की के लिए आवाज़ उठाने की वजह से। अब पुलिस ने एक दूसरी वीडियो जारी की और कहा कि रवि गौतम खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, रुमाल को उसने ऊपर लगाया था और वो खुद मरने की कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस बदनाम हो, इसलिए उसको सुसाइड करने से बचाया गया, इसलिए उसको रोका गया। दूसरी वीडियो सामने आ गई है और पुलिस पर, ख़ासतौर पर अवनीश पांडे जो एसएसपी हैं, उन पर जो इल्ज़ाम लग रहा था, उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम की सफाई दी है। पुलिस का क्या कहना है आप सुनिए। रोल कर दो। सर, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, कौन लोग थे जो धरना दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, और सर वो गेट जो बाधित किया गया था, बंद कराया गया था, क्या इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा ही किया गया था? और बताया जा रहा है सर यहाँ पे जिला अधिकारी का भी ऑफिस है, और जो पीछे कचहरी है उसमें कई जजों के कोर्ट ऑफिस है, तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर से एक महिला चली गई थी, जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 17 मई को उनका शव थाना रोहटा के ग्राम से, जहां की वो रहने वाली थी, वहां से बरामद हुआ था। तत्काल शव की शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाते दिखाई पड़ी थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में यह संज्ञान में आया था कि इनकी पूर्व से जान पहचान थी एवं आपसी विवाद को लेकर इस लड़के ने उनकी हत्या कर दी थी। इस लड़के का भाई और खेत का मालिक, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने में इस लड़के का मदद किया था, उनको भी पुलिस ने अपनी तरफ से ही मुकदमे में नामजद किया था। इस मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इनको द्वारा लगातार जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी। कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट, कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से, जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC/ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे, सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ, जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन
बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक 5 लोग हम लोग की हिरासत में आ गए हैं। अन्य लोगों के लिए हमने टीम लगा दी है और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद। इस पूरे मामले पर दलितों के नेता चंद्रशेखर आजाद और नगीना के सांसद ने एक ट्वीट किया है और पुलिस की कार्रवाई पर आवाज उठाया। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस को ललिता गौतम के कातिलों को गिरफ्तार करना था, इंसाफ देना था, लेकिन पुलिस ने ललिता गौतम के लिए आवाज उठाने वाले और उनके कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करने वालों पर ही एक्शन ले लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको मारने की कोशिश की गई। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा कि मैं मेरठ जाऊंगा और ललिता गौतम की फैमिली से मुलाकात करूंगा। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया और एसएसपी की जो वीडियो वायरल हुई थी उसको अखिलेश यादव ने गलत बताया।